प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की व्याख्या का अंतिम 5वां उपागम संश्लेषणात्मक उपागम, लेक्चर नंबर 29। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, गौरव ग्रंथों की व्याख्या की उपागम संश्लेषणात्मक उपागम, ये 5 नंबर होगा, लेक्चर नंबर 29। मतलब आज हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या के जो उपागम हैं, इन उपागमों में अंतिम उपागम की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नंबर होगा 5, संश्लेषणात्मक उपागम। यस स्टूडेंट्स, जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे समझना चाहें या भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना चाहें, तो निश्चित रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये मालूम होना चाहिए कि गौरव ग्रंथों की व्याख्या के कौन कौन से उपागम हैं। मतलब जैसे प्लेटो की रिपब्लिक को हम समझना चाहें, अरस्तु की पॉलिटिक्स को समझना चाहें, एक्विनास की सुम्मा थियोलॉजिया को समझना चाहें, मैकियावली का द प्रिंस समझना चाहें, हॉब्स का लेवियाथन समझना चाहें, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध समझना चाहें, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध समझना चाहें, मार्क्स का कैपिटल पूंजी समझना चाहें, जी.एस. मिल का ऑन लिबर्टी समझना चाहें, हेरल्ड जोसेफ लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का व्याकरण समझना चाहें, बेटा जब ये रचनाएं हम अच्छे समझना चाहें, इन रचनाओं की व्याख्या अच्छे से करना चाहें, इन रचनाओं में, इन ग्रंथों में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को समझना चाहें, तो इसके लिए विद्वानों ने 5 उपागम दिए हैं, जिसमें से आज हम अंतिम उपागम की चर्चा करेंगे। वो होगा संश्लेषणात्मक उपागम। हाँ, यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर 5 उपागमों के नाम बताइए एक बार पुनः, तो आप नोट कर लीजिएगा। बेटा पहला जो उपागम है, वो उपागम का नाम है शब्दार्थ मीमांसा उपागम या शास्त्रीय उपागम। मतलब इसको शास्त्रीय उपागम का नाम भी दिया गया है। तो पहला है शब्दार्थ मीमांसा उपागम, दूसरा है जीवनी मूलक उपागम, यस, तीसरा है ऐतिहासिक उपागम और चौथा है दार्शनिक उपागम। ये चारों उपागम मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम अंतिम 5वें उपागम की चर्चा कर रहे हैं, जिसका कि नाम है संश्लेषणात्मक उपागम। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि संश्लेषणात्मक उपागम गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा उपागम है। गौरव ग्रंथों की आपको अच्छे से व्याख्या करनी है तो आप संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग कीजिएगा। इसके आधार पर आप किसी भी ग्रंथ की व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी विचारक विशेष ने जो अपनी रचना लिखी है, जो ग्रंथ लिखा है, उसमें जो सिद्धांत दिए हैं, उनको आप अच्छे से इस उपागम के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि संश्लेषणात्मक उपागम में पीछे जो 4 उपागम दिए हैं, उन सभी उपागमों के गुण समाहित हो जाते हैं। कैसे, इसको समझना है। ठीक है बेटा, अब संश्लेषणात्मक उपागम को हम समझाना शुरू करें, उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना है और ये पृष्ठभूमि समझनी है। उसके बाद में इस उपागम को आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है गौरव ग्रंथ। इसका मतलब ये है कि भाई आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या का जो उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम, इसको समझना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गौरव ग्रंथ है ही क्या, है क्या है बेटा। गौरव ग्रंथ, नोट करें, गौरव ग्रंथ वह ग्रंथ होता है या गौरव ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमाओं से परे होती है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्या कहा मैंने, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे होती है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक
में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है, शिक्षा का सिद्धांत दिया है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, तो ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जिनका प्रयोग केवल यूनान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में किसी भी समय पर किसी भी संस्कृति में इनका उपयोग किया जा सकता है। जब गौरव ग्रंथों में जो विचार दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं, उनका प्रयोग किसी भी देश में किसी भी समय पर किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में इसी ही कारण इनको गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। अर्थात गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो देश और काल की सीमा से परे होते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, प्लेटो का लॉज अंतिम ग्रंथ प्लेटो का है, एक्विनास का सम्मा थियोलॉजिया, यस, मैकियावेली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं, इनकी रचना द प्रिंस, यस। इसके बाद में जो है हॉब्स की रचना लेवियाथन, यस, जॉन लॉक की रचना शासन पर दो निबंध, यस, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक अनुबंध, यस, जे.एस. मिल की रचना ऑन लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, कार्ल मार्क्स की रचना कैपिटल मतलब पूंजी, हेरल्ड जोसेफ लास्की की रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का व्याकरण। बेटा ये ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, इन गौरव ग्रंथों में राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है और इन गौरव ग्रंथों में राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना प्राप्त होती है, तो इस कारण राजनीति के अध्ययन में इन गौरव ग्रंथों का उपयोग किया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है गौरव ग्रंथ देश और काल की सीमा से परे होते हैं और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स आदि ढेरों हैं। प्लेटो की, अरस्तु की, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि जो भी विचारक हैं, जो भी रचनाकार हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ये देश और काल की सीमा से परे और संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात आपको नोट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम अंतिम उपागम ले रहे हैं, संश्लेषणात्मक उपागम। तो सबसे पहली बात आपको ये समझने कि उपागम का चयन कैसे करें। आपके पास 5 उपागम हैं गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने के। 5 उपागम कौन से हैं बेटा? फिर से दोहरा रहा हूँ। शब्दार्थ मीमांसा उपागम 1, जीवनी मूलक उपागम 2, ऐतिहासिक उपागम 3, दार्शनिक उपागम 4 और 5वां संश्लेषणात्मक उपागम। 5 हो गए। तो उपागम का चयन कैसे करें? इन 5 उपागमों में से आप किस उपागम को लेंगे तो किस बात के ऊपर निर्भर होगा ये उपागम का चयन। किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, मतलब आपको किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। प्लेटो की रिपब्लिक से किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, अरस्तु की पॉलिटिक्स से किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, ये जो है आपको तय करना है। और इसके बाद में और किस किस तरह की आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा, इसके आधार पर आप जो है इन 5 उपागमों में से एक का चयन कर लेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, सब उपागमों में सबसे अच्छा जो उपागम है वो यही उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आखिर ये संश्लेषणात्मक उपागम है क्या? इसके आधार पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या कैसे करेंगे आप? मान लीजिएगा मैं आपको कहना चाहूँ यहाँ, जैसे हम 2 ग्रंथ ले रहे हैं, प्लेटो की रिपब्लिक, ठीक है बेटा, प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु का पॉलिटिक्स, ठीक है। हम 2 ही ग्रंथ ले रहे हैं जैसे, क्योंकि प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक हैं और अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स ले रहे हैं हम। अब इन ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए हम संश्लेषणात्मक उपागम अपना रहे हैं, मान लीजिएगा। तो क्या करना है इसमें मतलब संश्लेषणात्मक उपागम में गौरव ग्रंथ के, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, गौरव ग्रंथ के पाठ्य से, टेक्स्ट, टेक्स्ट, पाठ्य से जुड़े ऐसे तत्वों की तलाश, ध्यान दें, गौरव ग्रंथ के पाठ्य से जुड़े सभी तत्वों और सारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है। जरा ध्यान दें, गौरव ग्रंथ के पाठ्य से जुड़े सभी तत्वों, मतलब रिपब्लिक और पॉलिटिक्स से जुड़े सभी तत्वों और सारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है।
और ऐसे तत्व की तलाश की जाती है जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए मान्य हो। फिर हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उसमें निहित संदेश की पहचान की जाती है। मतलब संश्लेषणात्मक उपागम से यदि आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक ले ली, अरस्तू की पॉलिटिक्स ले ली, और आप इस उपागम से इन ग्रंथों को समझना चाहते हो तो कैसे समझेंगे? गौरव ग्रंथ के पाठ्य से जुड़े सभी तत्वों, मतलब गौरव ग्रंथ जैसे प्लेटो की रिपब्लिक ले ली हमने, अरस्तू की पॉलिटिक्स ले ली, तो प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू की पॉलिटिक्स के पाठ्य से जुड़े, टेक्स्ट से जुड़े सभी तत्व और सारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है और ऐसे तत्व की तलाश की जाती है जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए मान्य हो, सब देशों में, सब युगों में जो मान्य हो। फिर हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उसमें निहित संदेश की पहचान की जाती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, आदर्श राज्य का सिद्धांत है, शिवताओं का सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत हैं। तो बेटा इसमें क्या करना है, हमें ऐसे तत्वों की तलाश करनी है जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए मान्य हो और फिर वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उसमें निहित संदेश की पहचान की जाती है। तो कैसे? जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में एक बात कही गई है कि जब तक राजा को दार्शनिक नहीं बना दिया जाएगा या दार्शनिक को राजा नहीं बना दिया जाएगा तब तक नगर राज्यों में बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। तो आज के युग में ये बात लागू होती है, क्योंकि आज वास्तव में देखा जाए तो राजनीति के अंतर्गत हम ये कहेंगे दुनिया भर की समस्याएं, आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और जो राजनीति है वो अकल के अंधे लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम प्लेटो की इस बात को स्वीकार कर सकते हैं आज कि जब तक या तो जो शासक है उसको ज्ञानी नहीं बना दिया जाए या जो विद्वान व्यक्ति है उसको शासक नहीं बना दिया जाए, तब तक आज राष्ट्र राज्य अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकता। तो वर्तमान समस्याओं से हमने समाधान लिया कहाँ से? प्लेटो की रिपब्लिक से। एक उदाहरण और, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धांत देते हुए कहा है कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग कंचन और कामनी से दूर रहेगा। मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ना तो विवाह करेगा और ना संपत्ति रखेगा, जबकि उत्पादक वर्ग विवाह भी करेगा और संपत्ति भी रखेगा। मतलब ये कंचन और कामनी रख सकता है, जबकि कंचन और कामनी, कंचन मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामनी मतलब महिला मतलब पत्नी, ठीक है, परिवार। तो यहाँ उत्पादक वर्ग परिवार भी रखेगा, संपत्ति भी रखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति हो उनके हाथों में आर्थिक शक्ति नहीं होगी, और जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति है उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। आज पूरी दुनिया वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक समस्याओं से इसलिए घिरी हुई है कि आज एक ही हाथ में राजनीतिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति है। मतलब राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक जगह है। तो प्लेटो की रिपब्लिक से हमें ये सीखना है कि वर्तमान समय में राजनीतिक समस्याओं से, वर्तमान समय में यदि राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पानी है तो प्लेटो की रिपब्लिक की इस बात को स्वीकार करना अति आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति अलग हाथ में हो और आर्थिक शक्ति अलग हाथ में हो। इनका एकीकरण नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग हाथों में होना चाहिए। तो ये प्लेटो की रिपब्लिक से हम सीख सकते हैं। अब ये बातें कब सीखेंगे? जबकि हम संश्लेषणात्मक उपागमों का प्रयोग करेंगे। बेटा और भी बहुत बातें, लेकिन सब बातें यदि मैं बताऊंगा यहाँ तो फिर हमारा जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतने से ही आप काम चला लेंगे, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने। अब प्रस्तुत संदर्भ में मतलब जो ये संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग हम कर रहे हैं प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की पॉलिटिक्स के ऊपर, या और भी बहुत ग्रंथ हैं, मार्क्स का कैपिटल है, पूंजी, उस पर भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत संदर्भ में आपको क्या करना होगा? विचारधारा और राजनीति दर्शन में अंतर करना जरूरी है। मतलब आप किसी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं तो ये दो शब्दों में अंतर पहले कर ले। विचारधारा और राजनीति दर्शन में अंतर नहीं करेंगे तो आप जो है गौरव ग्रंथों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक विद्वान है एंड्रयू हैकर, एंड्रयू हैकर ने अपनी किताब लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीति सिद्धांत, फिलोसॉफी मतलब दर्शन, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, एंड साइंस मतलब विज्ञान। अर्थात एंड्रयू हैकर ने अपनी किताब लिखी है राजनीति सिद्धांत, दर्शन, विचारधारा और विज्ञान। तो इस किताब में इन्होंने कहा है, क्या कहा है? पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस में एंड्रयू हैकर ने कहा है कि विचारधारा किसी प्रचलित या प्रस्तावित राजनीतिक प्रबंध को, राजनीतिक प्रबंध पॉलिटिकल अरेंजमेंट, राजनीतिक प्रबंध को तर्कसंगत ठहराने का प्रयास है। मतलब जो विचारधारा होती है ना, विचारधारा वो किसी प्रचलित
प्रचलित है या प्रस्तावित राजनीतिक प्रबंध को, ध्यान दें, राजनीतिक प्रबंध को तर्कसंगत ठहराने का प्रयास है। मतलब ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है, प्रचलित है, प्रचलन में है या वो प्रस्तावित है, तो इसको तर्कसंगत ठहराने का जो प्रयास किया जाता है उसको तो विचारधारा कहा जाता है। जबकि राजनीति दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी, जबकि राजनीति दर्शन उत्तम राज्य और उत्तम समाज से संबंधित ज्ञान का निष्पक्ष अन्वेषण है। मतलब राजनीति दर्शन में उत्तम समाज और उत्तम राज्य से संबंधित ज्ञान का निष्पक्ष अन्वेषण किया जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ तक आप नहीं समझेंगे क्योंकि एंड्रयू हैकर ने ये बात कही है, तो इसमें हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। अब मैं मेरे शब्दों में इसको समझा रहा हूँ कि एंड्रयू हैकर क्या कहना चाह रहे हैं कि विचारधारा और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है। नोट करें, अर्थात विचारधारा, ध्यान दें, विचारधारा का अनुयायी, जैसे मैं विचारधारा का अनुयायी हूँ और आप राजनीतिक दर्शन के अनुयायी हैं, तो डिफरेंस क्या होगा इसमें? विचारधारा का जो अनुयायी होगा वो ये निर्णय करता है पहले कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। मतलब विचारधारा का अनुयायी, मैं विचारधारा का अनुयायी हूँ, तो मैं पहले ये निर्णय करूँगा कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। मैं ये बताऊँगा कि भाई सामाजिक और राजनीतिक जीवन का ये सर्वोत्तम रूप है, मैं बताऊँगा, ये विचारधारा का अनुयायी हूँ मैं। फिर उचित ठहराने के तर्क ढूंढता है। मतलब मैं पहले तो ये बता दूंगा कि भी सामाजिक राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप ये है, और उसके बाद में उसको उचित ठहराने के लिए मैं जो है तर्क ढूंढूंगा, तर्क दूंगा। ऐसा जब किया जाता है तो इसी विचारधारा कहा जाता है। मतलब विचारधारा का अनुयायी पहले तो ये बताएगा कि भाई सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, सर्वोत्तम रूप कौन सा है, और फिर उसको जो है उचित ठहराने के लिए तर्क दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा कि इसलिए उचित है। ये तो विचारधारा में आएगा। इसके बाद में राजनीति दर्शन का विद्यार्थी या राजनीति दर्शन का अनुयायी आप मेरे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो राजनीति दर्शन का विद्यार्थी खुले मन से यह पता लगाता है कि कौन सी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, नोट करें, कौन सी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त या उत्तम होगी। मतलब यहाँ पर राजनीति दर्शन जो होता है, इसका जो अनुयायी होता है, राजनीति दर्शन का जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, खुले मन से, ओपन माइंड, खुले मन से ये पता लगाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि कौन सी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त या उत्तम होगी। मतलब इसमें खुले मन से ये पता लगाया जाता है कि कौन सी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था उत्तम होगी। जबकि विचारधारा के अंतर्गत जो है पहले ये बता दिया जाता है कि भाई सामाजिक राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, पहले ही बता दिया जाएगा, और उसके बाद में उसको उचित ठहराने के लिए तर्क दिए जाएंगे। जबकि यहाँ खुले मन से जो ये पता लगाया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है कि भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कौन सी उत्तम होगी, कौन सी सर्वोत्तम होगी। तो ये जो है विचारधारा और राजनीति दर्शन में डिफरेंस है, अंतर है। तो आप एंड्रयू हैकर के शब्दों में नोट कर लेंगे, उसके बाद में सामान्य शब्दों में नोट कर लेंगे। आप कहेंगे कि मेरे शब्दों में मतलब आपके शब्दों में आप बता देंगे कि विचारधारा का अनुयायी जो है ये निर्णय करता है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, और फिर उसे उचित ठहराने के तर्क ढूंढता है। जबकि राजनीतिक दर्शन का अनुयायी या विद्यार्थी खुले मन से ये पता लगाने का प्रयास करता है कि कौन सी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त या उत्तम होगी। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब अगर आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या संश्लेषणात्मक उपागम से कर रहे हैं तो आपको विचारधारा और राजनीति दर्शन में अंतर समझना जरूरी है। अगर आप इनमें अंतर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। कार्ल मार्क्स ने, अब चूंकि विचारधारा और राजनीतिक दर्शन की बात आ रही है, अब इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना माना। मतलब कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा। क्या? कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना माना है। क्या माना है? मिथ्या चेतना माना है। और एक विद्वान है कार्ल मैनहाइम ने वास्तव में देखा जाए तो कल्पना लोक की संकल्पना प्रस्तुत की है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कल्पना लोक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? कार्ल मैनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा। मैनहाइम कह रहे हैं कि विचारधारा की तरह
कल्पना लोक भी मिथ्या चेतना को व्यक्त करता है। ये आपको नोट करना है। मैनहाइम कह रहे हैं कि विचारधारा की तरह कल्पना लोक भी मिथ्या चेतना को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ मैनहाइम कह रहे हैं कि जैसे जो विचारधारा होती है, विचारधारा अपने आप में मिथ्या चेतना है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, तो मैनहाइम ये कह रहे हैं कि विचारधारा की तरह कल्पना लोक भी मिथ्या चेतना को व्यक्त करती है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए, जैसे कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि एक वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होकर रहेगी, लेकिन ऐसा आज तक भी नहीं हुआ कि वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना हुई हो। भाई जब हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य है, जो उसकी अंतिम छठवीं अवस्था है, जिसे कि साम्यवादी अवस्था कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं होगी। मतलब इन्होंने वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना का सपना देखा था, लेकिन ये सपना सपना ही रहा, आज तक भी ये प्राप्त नहीं हुआ। तो मैनहाइम कह रहे हैं कि विचारधारा की तरह कल्पना लोक भी मिथ्या चेतना को ही व्यक्त करता है। अब ध्यान दें, जो विचार वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करने, मतलब जो विचार वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने, ध्वस्त करने और नई आदर्श व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा दें, उसे मैनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा दी है। इसको आप नोट करेंगे, एग्जाम पूछा जा सकता है कि मैनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा किसे दी। फिर से बोल रहा हूँ, कार्ल मैनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा किसे दी। तो आप क्या लिखेंगे, जो विचार वर्तमान व्यवस्था को, मान लीजिएगा आज जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करने, समाप्त करने, ध्वस्त करने और नई आदर्श व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा दे, उसे मैनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा दी है। तो प्लेटो ने अपने समय के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी उसको ध्वस्त करने की बात कही और आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही। अब आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में, तो वास्तविक रूप में मैनहाइम ने इसे कल्पना लोक की संज्ञा दी है, क्योंकि यथार्थ दुनिया में ये कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो ने जो अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना की बात की, क्या बेटा आज तक आदर्श राज्य की स्थापना इस दुनिया में कहीं हुई है? नहीं हुई है। और स्वयं प्लेटो ने ये बात कह दी थी कि मेरा आदर्श राज्य इस दुनिया पर स्थापित हो ही नहीं सकता, मेरा आदर्श राज्य तो कहीं बादलों में है, कहीं आसमान में है, इस धरती पर हो ही नहीं सकता। इसलिए वृद्धावस्था में जब ये बूढ़ा होता है तो इसने अपनी अंतिम रचना लॉज लिखी और कहा कि भाई ऐसा दार्शनिक राजा कहाँ से लाएं, इसलिए कानून का शासन ही ठीक है ना। और जैसे ही प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना लॉज में कानून के शासन की बात कर दी, तो इनके शिष्य अरस्तु ने कानून के शासन से ही लिखना शुरू किया। मतलब प्लेटो जहाँ अपनी बात समाप्त करता है, अरस्तु वहीं से अपनी बात शुरू करता है। ये आपको नोट कर लेना है, ये सबसे महत्व। मैं ये एक राज की बात बता रहा हूँ, ये सेंटेंस आप रट लेंगे तो प्लेटो अरस्तु आप समझ गए, समझो। इसके बाद में अगली बात है बेटा, सारे मूल्य स्थिति सापेक्ष हो सकते हैं। मतलब हम किसी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि सारे मूल्य स्थिति सापेक्ष हो सकते हैं। एक विचार दूसरे विचार को गलत साबित कर सकता है, इसलिए सारे जो मूल्य वो स्थिति सापेक्ष हैं। कोई भी मूल्य निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। क्या कोई भी मूल्य निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। यहाँ पर यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है गौरव ग्रंथ की व्याख्या करते समय। भले प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स हो, मार्क्स का जो है, मार्क्स का कैपिटल मतलब पूंजी हो। अब एक विद्वान है सेबाइन कह रहे हैं कि राजनीति सिद्धांत स्वयं राजनीति का हिस्सा है। मतलब जो राजनीति सिद्धांत हैं वो स्वयं भी जो है राजनीति का हिस्सा हैं। गौरव ग्रंथ के अध्येता को संपूर्ण जगत का फिर से सृजन करना चाहिए। ये सेंटेंस समझना है आपको। गौरव ग्रंथ के अध्येता को संपूर्ण जगत का फिर से सृजन करना चाहिए। मतलब यदि आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं और संश्लेषणात्मक उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, संपूर्ण जगत का फिर से सृजन करना होगा। मतलब आपको पता ना लगाना होगा कि जो ग्रंथ जिसने लिखा है, जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है तो प्लेटो के जीवनी की आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लेटो के सामने क्या कुछ घटनाएं घटी उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्लेटो के समय में क्या परिस्थितियाँ थी उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्लेटो के समय में किस तरह की शासन प्रणाली थी इसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब समग्र रूप में आपको ये पता लगाना होगा कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत कैसे समय में जो है
प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक लिखी है। ये सब बातें डिटेल्स होने के बाद में आप उस ग्रंथ की व्याख्या कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातों का पता लगा लिया और आपने कह दिया कि भाई हमने गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर ली। नहीं, आपको सभी बातों का पता लगाने के बाद में उस गौरव ग्रंथ में से एक प्रकार से सोने के कण को तलाश करना है, मतलब ऐसे विचारों को ढूंढना है, ऐसे सिद्धांतों को ढूंढना है जो कि देश काल की सीमा से परे हों, जो कि युग युग और देश देशांतर में लागू हो सकें। ऐसे तत्वों को, ऐसे सिद्धांतों को, ऐसी बातों को, ऐसे निष्कर्षों को, ऐसे विश्लेषण को आपको उसमें से निकालना है। अगर आपने गौरव ग्रंथों में से ऐसी बातें निकाली तो इसका मतलब हुआ आपने गौरव ग्रंथ को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, अच्छे से व्याख्या की है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अब एक विद्वान है एंड्रयू हैकर। बेटा ये मैंने जितने भी सेंटेंस यहाँ नोट किए इन सबको आप नोट करते जाइएगा, और जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस तरीके से आप समझ जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ राजनीति विज्ञान में आप कभी पिछड़ नहीं सकते। राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ बन के रहेंगे, निश्चित। एक विद्वान है एंड्रयू हैकर कह रहे हैं कि आज के युग में, नोट करें, आज के युग में राजनीति सिद्धांत का अध्ययन तभी सार्थक होगा, मैं बोल रहा हूँ आज के युग में, मतलब आज के समय में, आज के युग में राजनीति सिद्धांत का अध्ययन तभी सार्थक होगा जब हम अतीत के महान विचारकों की सूझबूझ से लाभ उठाकर आज के समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। अब देखो बेटा, मतलब हमने प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ ली, अरस्तु की पॉलिटिक्स भी पढ़ ली, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया भी पढ़ लिया है, मैकियावली का द प्रिंस भी पढ़ लिया, हॉब्स का लेवियाथन भी पढ़ लिया, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध भी पढ़ लिया, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी भी पढ़ ली, मार्क्स का कैपिटल मतलब पूंजी भी पढ़ लिया, और इसके बाद में मैं कहूँ कि लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण ही पढ़ लिया। तो इनको पढ़ो और पढ़ना ज़रूरी है। मैंने तो प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स और लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण बड़ी गंभीरता से कितनी बार पढ़ा है, और वाकई राजनीति विज्ञान को समझने में आनंद आता है, राजनीति विज्ञान समझ में आता है। ये तो मैं आपसे भी कहूँगा कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स और लास्की का राजनीति का व्याकरण, और हमारे भारत के अंतर्गत जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये 4 किताबें तो ऐसी हैं जो कि प्रत्येक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, और इनको गहराई से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बातें यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे इन चारों ग्रंथों के अंतर्गत जो हैं, तो आपको किसी भी रूप में राजनीति विज्ञान को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के युग में राजनीति सिद्धांत का अध्ययन तभी सार्थक होगा जब हम अतीत के महान विचारकों, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, ठीक है, महान विचारकों की सूझबूझ से लाभ उठाकर आज के समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएं। मैं आज बता रहा हूं कि आज ये समस्या है, क्या समस्या है कि राजनीति का प्राधिकरण होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक जगह है, एक ही हाथ में। तो प्लेटो से यहाँ हम सीखेंगे कि राजनीतिक शक्ति अलग हाथ में और आर्थिक शक्ति अलग हाथ में। जैसे प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं होगी, उत्पादक वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति होगी लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। अब आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आज भी अगर ये बात थोड़ा सा लागू कर दी जाएगी, जो राजनीति में भाग लेगा, जो पॉलिटिकल मैन है, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, राजनीति के मैदान में उतर रहा है, राजनेता बनना चाह रहा है, अगर प्लेटो की ये बात कुछ प्रतिशत भी लागू कर दी जाए कि कंचन और कामनी का मोह त्यागना होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कितने लोग राजनीति में आने के लिए तैयार होंगे। इसमें मुझे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रा आजमा कर देखिए, पूरी दुनिया में किसी देश ने इसको अपनाया ही नहीं है। अब क्या ये दिया जाता है कि प्लेटो की बात अच्छी, नहीं, गलत बात है, विचार अच्छा है या बुरा है, आप उसका इस्तेमाल तो कर करके देखें। ऐसे कह दिया प्लेटो के विचार गलत हैं, कल्पना की बात करता है, अरस्तु के विचार गलत हैं, उसके विचार गलत हैं, गलत कहने से आपको क्या हो जाएगा? उसकी व्याख्या तो करके देखें, प्लेटो के सिद्धांतों को यथार्थ में लागू तो करें आप। प्लेटो बात गलत नहीं है, उसको अपनाने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, उसके आधार पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम त्याग नहीं करना चाहते, हम संयम में नहीं रहना चाहते। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक के अकॉर्डिंग यदि राज्य व्यवस्था की स्थापना की जाए तो राजनीति का प्राधिकरण तुरंत दूर हो सकता है।
पूरी दुनिया में शांति की स्थापना की जा सकती है। निश्चित निश्चित निश्चित। नेक्स्ट, अब निष्कर्ष रूप में हम बताएंगे आपको क्या कि यह उपागम मतलब संश्लेषणात्मक उपागम, यह उपागम अन्य सब उपागमों के गुणों को समेटकर एक ही जगह केंद्रित कर देता है। मतलब संश्लेषणात्मक उपागम अन्य सब उपागमों के गुणों को, अन्य सब उपागम के गुणों का मतलब शब्दार्थ मीमांसा उपागम, जीवनी मूलक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, इन चारों उपागमों के गुणों को समेटकर एक जगह केंद्रित कर देता है। मतलब संश्लेषणात्मक उपागम से पहले हमने जो चार उपागम दिए हैं उन चारों उपागमों के गुण संश्लेषणात्मक उपागम में केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए गौरव ग्रंथ की व्याख्या आपको करनी है तो संश्लेषणात्मक उपागम से पहले हमने जो चार उपागम आपको बताए हैं उन उपागमों का भले ही आप प्रयोग ना करें, लेकिन केवल संश्लेषणात्मक उपागम के आधार पर आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हैं, गौरव ग्रंथों के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, गौरव ग्रंथों के कथ्यों को समझ सकते हैं, गौरव ग्रंथ में जो कथन दिए गए हैं उनको समझ सकते हैं, गौरव ग्रंथ में जो विचार दिए गए हैं उनको समझ सकते हैं, गौरव ग्रंथ में ऐसे ऐसे जो विचार हैं जो देश और काल की सीमा से परे हैं उनको आप निकाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं और वर्तमान समय की जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान आप इन ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं इस उपागम के माध्यम से। मैं तो ये कहूँगा कि गौरव ग्रंथों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को करना चाहिए। जब तक आप गौरव ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वर्तमान समय में जो राजनीतिक समस्याएं उन समस्याओं का समाधान भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और मैं तो आज खुलकर कह रहा हूँ, इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उस समस्या का अंतिम समाधान राजनीति दर्शन में ही है। हमें राजनीति दर्शन की शरण में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। बस ये अपने आप में जो मैंने कहा है पर्याप्त है, गागर में सागर भरने वाली बात है। बेटा यह उपागम अन्य सब उपागमों के गुणों को समेटकर एक ही जगह केंद्रित कर देता है। अतः यह उपागम सबसे उपयुक्त है, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। सबसे उपयुक्त है, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। मैं मेरे शब्दों में कह रहा हूँ कि गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने के 5 उपागमों में 5वां उपागम संश्लेषणात्मक उपागम सबसे उपयुक्त, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा उपागम है। 5 उपागमों में से मतलब शब्दार्थ मीमांसा उपागम, जीवनी मूलक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, इन चारों उपागमों के आधार पर भले ही आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या करें ना करें, लेकिन केवल एक संश्लेषणात्मक उपागम को आप अच्छे से समझ जाएं। इसके आधार पर आप इस दुनिया में जितने भी गौरव ग्रंथ हैं उन गौरव ग्रंथों की व्याख्या आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और जो मैंने इसको समझाया उसे समझ लेंगे। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ये तीनों के तीनों पैराग्राफ अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप इस दुनिया में जितने भी गौरव ग्रंथ हैं उन गौरव ग्रंथों की व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। और गौरव ग्रंथों में से जो सोने के कण हैं, गौरव ग्रंथों में से जो शाश्वत सत्य, गौरव ग्रंथों में से जो चिरंतन सत्य, गौरव ग्रंथों में से ऐसे सिद्धांत और ऐसे विचारों को जो देश और काल की सीमा से परे हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जिस दिन हम गौरव ग्रंथों में से ऐसे शाश्वत सत्य को निकालना सीख जाएंगे उस दिन वाकई हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी कहलाने के अधिकारी होंगे। उस दिन वाकई हम राजनीति दर्शन के विद्यार्थी कहलाने के अधिकारी होंगे। और जिस दिन आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के शिक्षक, राजनीति दर्शन के विद्यार्थी, राजनीति दर्शन का शिक्षक कहलाने के अधिकार को प्राप्त कर लेंगे उस दिन मानव जाति में से धीरे धीरे हम राजनीतिक समस्याओं को दूर करते चले जाएंगे। और एक दिन वो आएगा जिस दिन संपूर्ण मानव जाति में शांति की स्थापना हो जाएगी और मानव सुख, शांति और अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत करेगा। यही तो हमारा लक्ष्य है। सामाजिक विज्ञानों का यही तो लक्ष्य है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का यही तो लक्ष्य है कि मानव कैसे
कैसे कैसे अच्छे से अच्छा जीवन जी सके, मानव अच्छे से अच्छा जीवन जिए। इसीलिए हम भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, और राजनीति विज्ञान भी तो एक सामाजिक विज्ञान है। यस, तो मुझे विश्वास है आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या का अंतिम 5 उपागम, संश्लेषणात्मक उपागम अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।